मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हमारा ये जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया था तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो शुरुआत है वो पहले चैप्टर से करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा चैप्टर हमारा ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड बुक बाय द यूपी बोर्ड। ओके, ये क्लास 11th का है, टेक्स्ट बुक है रीडर। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये हमारा उन्नति प्रकाशन का है। इसके बाद ये देखिए ये भी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी क्लास 11th। ये योगेंद्र कुमार त्यागी का लिखा हुआ मतलब उनका पब्लिकेशन है। ये हमारे इसके चैप्टर्स हैं। देखिए लर्नर्स, देखिए ये इसका बुक का नाम जो एक्चुअली नेम है वो हॉर्नबिल है। तो एक्चुअली नेम तो इसका हॉर्नबिल है लेकिन अलग अलग नामों से इसको कहते हैं। देखिए ये वो पहला चैप्टर है पोर्ट लेडी, फोटोग्राफ है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, ये है। इसके बाद हमारे और भी चीज़ें मिलेंगी आपको। जो ये है हमारा चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स हैं। लैंडस्केप, द सोल है, द वॉइस ऑफ द रेन है, एलिन मतलब एलिंग प्लैनेट है, ये सारे चाइल्डहुड एडवेंचर, ये सारे हमारे इसमें चैप्टर्स हैं। तो फिर इसका जो दूसरा कंटेंट है चैप्टर का वो हमारा ये रहा। देखिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए द समर्स है, द एड्रेस है, द रेंज, द रेंगाज मैरिज है, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल है, मदर्स डे है, द घाट ऑफ ओनली वर्ड है, बर्थ है, द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये इसका राइटिंग स्किल रहा। तो इस तरीके से ये हमारे चैप्टर्स हैं। ये देखिए ये फ्रंट पेज है, आपको हॉर्नबिल में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी हॉर्नबिल बुक में। ये इसका लोगो है हॉर्नबिल बुक का। ठीक, नेक्स्ट ये हमारा जो चैप्टर है लर्नर्स, ये देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये द पोर्ट्रेट लेडी, थोड़ा सा आया नहीं है, इसकी पिक्चर आई नहीं है। द पोर्ट्रेट लेडी है। तो इस पोर्ट्रेट लेडी के बारे में खुशवंत सिंह ने लिखा है। अब वो क्या लिखा है हम इसके बारे में तो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सीधे अपने चैप्टर की ओर। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको समरी बताना चाहूँगा थोड़ी सी, जिससे कि आपको चैप्टर्स की थीम पता लग जाए, क्या थीम है इसमें। तो इसमें थोड़ी सी थीम देखिए मैं अपने साथियों को डिस्कस करूँगा, लर्नर्स को। लेखक की जो दादी होती हैं वो एक वृद्ध महिला थी। यानी खुशवंत सिंह का जो चैप्टर लिखा हुआ है ये हमारा साफ मैंने पहले ही आपको दिखाया था खुशवंत सिंह। ये खुशवंत सिंह जो थे वो इंडियन ऑथर थे, लॉयर थे, डिप्लोमेट और जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल थे। बड़ा एक्सपीरियंस था, हिज एक्सपीरियंस इन 1947 यानी ये जो एक्सपीरियंस है 1947 का था। कौन सा एक्सपीरियंस था, यानी जो पार्टीशन था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान का वो उन्हें इंस्पायर करता था। उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान को लिखा था। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है आपको 12th में, अ गर्ल विद अ बास्केट। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो उन्होंने विलियम सी डगलस ने स्टोरी सुनाई थी वैसे ही रिलेटेड है। उसमें भी ट्रेन की कहानी बताई गई है, इसमें भी कुछ ऐसे ही कहानी है। ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956 मेड इनटू फिल्म इन 1998। ओके, विच बिकम हिज मोस्ट वेल नोन नॉवेल। इसका बहुत अच्छा नॉवेल था इन्होंने खुशवंत सिंह ने जो लिखा था। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, खुशवंत सिंह की जो दादी होती हैं वो एक वृद्ध महिला थी। उनका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा था और 20 वर्ष से लेखक ने उसके चेहरे पर तथा कोई भी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं देखा। जबकि दादी थी, वृद्ध महिला थी, झुर्रियों से भरा था, बहुत ही परेशान थी, लेकिन लेखक को ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। मतलब यानी 20 वर्ष से लेखक ने उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखा। ये विश्वास करना तो कठिन था कि वह कभी हंसमुख बच्ची तथा सुंदर युवती रही थी जिसका एक पति भी था। दादी जी अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ चित्र में कोई 100 वर्ष आयु के दिखते थे। ये सोचना भी बुरा लगता था कि दादी कभी युवा और सुंदर थी। इस तरीके की बात उसमें कही गई है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब
इसकी बीच की स्टोरी है, हम उसको बाद मतलब इसमें एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा और बताना चाहेंगे परंपरा में होता क्या है। परंपरागत में जब लास्ट में होता है तो उनका जो शव होता है वो ज़मीन पर रख दिया और इसके ऊपर लाल कफन वगैरह डाल दिया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो चुपचाप वहाँ से लोग डरते हैं और अगले दिन प्रातः जमादार उनके टुकड़ों को बुहार कर मतलब कूड़ेदान में फेंक देता है, जो मतलब खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको। तो लर्नर्स इसमें बहुत सीधी सी बात बताई गई है, उनकी पूरी स्टोरी बताई गई है। और जो स्टोरी है पूरा एक्सप्लेन करने में तो बहुत लंबा समय लगा, लेकिन मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। यानी उनके हालातों को बयां किया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को पास किया इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी स्क्रीन पर जो पहला वर्ड है वो क्या है देखिएगा, ये माई ग्रैंड मदर। पहला जो वर्ड है हमारे यहाँ पर माई ग्रैंड मदर। देखिए लर्नर्स, ये अब इन्होंने बताया इसमें कि जो माई ग्रैंड मदर हैं वो किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को पास किया, और तो यही सब सारी चीज़ें उनकी बताई गई हैं। ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मतलब ये है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। देखिए ये थोड़ा सा ये है यहाँ से, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टैंजा है वो इसका ये है बुक का हमारी ये हमारी बुक का पहला जो स्टैंजा है वो ये रहा, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। मतलब ये है कि जो मेरी माँ हैं, दादी माँ हैं, वो और जैसे औरों की बूढ़ी माँ होती हैं वैसे ही मेरी बूढ़ी माँ है, दादी माँ है ना। तो इनमें साफ साफ कहा गया था कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन, यानी जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती हैं वैसी मेरी भी ग्रैंड मदर हैं, और वो भी कैसी हैं, बूढ़ी हैं, है ना। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, यानी ग्रैंड मदर वो बूढ़ी ही होती हैं मोस्टली, किसी की यंग नहीं होती हैं। तो इसमें बताया था कि मेरी जो दादी हैं, मेरी दादी मतलब हर किसी की दादी की तरह वृद्ध स्त्री थी, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और उनके जो 20 सालों से जब मैं उन्हें जानता हूँ तो उनके चेहरे पर जो बूढ़े और झुर्रीदार थी, मतलब जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो चेहरे कैसे होते हैं, आई हैड नोन हर, मैं उन्हें जानता था कि उनका जो चेहरा था वो झुर्रीदार था, यानी बूढ़ी थी, चेहरा तो वो झुर्रीदार होगा ही। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट इट वॉज हार्ड टू बिलीव। ये तो मतलब विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि लोग कहते थे कि वे कभी जवान और आकर्षक रही थीं, और यहाँ तक कि उनके पति भी थे, पर इन बातों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। मतलब ये है इसका, यानी ये बात तो बड़ा मुश्किल था विश्वास करना। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी जवान थी, नौजवान थी, एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उसके हस्बैंड भी थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल का काम था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग। अब यहाँ पर माई ग्रैंड मदर जो पोर्ट्रेट्स हंग, उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर है ड्राइंग रूम में, चिमनी वाली पोर्ट्रेट, मतलब चिमनी वाली जो थी, तो उसमें बताया था। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से, कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं, मतलब ऐसा कोशिश नहीं होने दूंगा कि मतलब कोई चीज़ आपकी मिस हो, और अच्छे से सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें एक वर्ड आया है पोर्ट्रेट, है ना। पोर्ट्रेट का मतलब होता है शब्द चित्र, यानी डिस्क्रिप्शन इन द वर्ड्स, यानी कहना चाहिए पोर्ट्रेट्स का मतलब होता है यानी शब्द चित्र, मतलब चित्र जो लटका हुआ था वो है ना। अब हंग था, मतलब पोर्ट्रेट था, लटका हुआ था, शब्द चित्र, हंग एबव द
above the mantel piece in the drawing room। अब जो मेंटल पाइस में था उनका लटका हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो मेंटल पाइस है वो जैसे कहना चाहिए, मेंटल पाइस का मतलब होता है जैसे कोई अंगीठी की कानस जो होती है, अंगीठी होती है, अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था चित्र। जैसे घरों में आप लोगों के अंगीठियाँ होती हैं, अंगीठी वगैरह बनी होती हैं, मतलब तो उनके ऊपर लटका हुआ था। इसको हम कहते हैं मेंटल पाइस बोला जाता है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अ वुड, मतलब लकड़ी का बना हुआ या मार्बल हो, स्टोन का हो, बहुत सारी चीज़ों की बनी होती हैं। अराउंड द फायर प्लेस, मतलब आग के चारों ओर, मतलब स्टोन वगैरह का। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको एक कॉमन लैंग्वेज में बताऊं, जैसे कि जो समोसे वगैरह बनाने वाले होते हैं उनकी अंगीठी होती है बनी हुई, बीच में आग होती है, तो उसका जो चारों तरफ का सरकमफ्रेंस है, मतलब सर्कल जो बना हुआ था है, वो उसका बना, मतलब कुछ का मिट्टी का बना होता है, कुछ लोग उसका बना लेते हैं लोहे का बना होता है, यानी कुछ का मार्बल का बना होता है, अलग अलग तरीके से बना लेते हैं। यही चीज़ पोर्ट्रेट का आती है। हंग अबव द मेंटेनेंस इन द ड्राइंग रूम में ही वो पहने हुए थे आ बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, यानी कपड़े थे उनके फिटिंग, मतलब ढीले, मतलब लूज ढीले फिटिंग क्लॉथ से। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बड़ी सी दाढ़ी थी, कवर्ड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट ही लुक्ड एट, मतलब उनका जो चेस्ट था वो भी ढका हुआ था, मतलब उनकी पगड़ी जो थी वह ढीली थी, लंबे सफ़ेद दाढ़ी और उनके सीने के जो अच्छे खासे हिस्से ढके हुए थे, और वे कम से कम 100 साल के दिख रहे थे। मतलब ये है, कहना चाहिए था ही वोर अ बिग टर्बन and was his long white beard and covered a part of chest and looked at least 100 years old, मतलब वो 100 year olds के दिखाई दे रहे थे। मतलब कहना चाहिए था लगभग उनकी जो सीना था वो ढका हुआ था और वो 100 साल के लगभग वो दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट है हमारी लाइन, वो क्या है, ही डिड नॉट लुक एट अ सॉर्ट, सॉर्ट मतलब होता है काइंड, ये सॉर्ट का मतलब होता है काइंड, KIND काइंड, ठीक। इस सॉर्ट का मतलब होता है काइंड। तो सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, एक प्रकार के व्यक्ति थे, हु वुड हैव वाइफ और द चिल्ड्रन, मतलब वे एक ऐसे आदमी की तरह नहीं दिखते थे, मतलब कहना चाहिए था ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते थे, इस ऐसे आदमी तरह नहीं दिखते थे जिसके बीवी और बच्चे हों। मतलब इसमें खुशबंत सिंह ने कहा है कि वो ऐसे दिखाई नहीं देते जैसे उनके बीवी बच्चों, बिल्कुल एकदम मस्त दिखाई देते थे और उनको कोई टेंशन नहीं होती। देखो जैसे घर में फैमिली होती है, टेंशन होती है तमाम, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा रहन सहन है, वो एक ही में लगा रहता है। लेकिन जो अनमैरिड पर्सन होता है उसको इन चीज़ों से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, बस उसको टेंशन क्या, वो घर वालों पर डिपेंड रहता है, और घर वाले नहीं तो इतना तो कमा ही लेता है बहुत आराम से अपनी सर्विस में कि बहुत अपनी फैसिलिटी उठा सकता है, बहुत ऐशो आराम से रह सकता है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें। 100 years ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव द वाइफ एंड चिल्ड्रन, ही लुक्ड एज इफ, वो ही लुक्ड एज इफ का मतलब होता है माना कि, एज इफ का मतलब मानो कि, ही कुड ओनली हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। देखिए अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, यानी वे तो ऐसे दिखते थे जैसे उनके केवल ढेर सारे पोते पोतियाँ ही हों, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि वो तो ऐसे दिखते थे जैसे उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हों। अब उन्होंने क्या कहा देखिएगा, फॉर एज माई, जैसे कि मैं, ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी ही थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी मतलब ये है, अब पोतियाँ हूँ, अब ये बात कि मेरी दादी जो जवान और आकर्षक रही होंगी, इसे पचा पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मतलब ये है उनका कहने का कि दादी के उनके इतने बच्चे रहे होंगे, ये पचा पाना बड़ा मुश्किल था कि वो कितनी स्मार्ट रही होंगी। मतलब ये फिर से इस लाइन का मतलब बताता हूँ आपको, देखिए, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, यानी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स ही यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। पहले यहाँ तक इतना मतलब देख लीजिएगा, यहाँ तक की, ठीक है। यानी मतलब ये है उनके बहुत सारे पोते। अब ये बात है कि मेरी दादी
जवान और आकर्षक रही होंगी मतलब बीइंग द प्रेटी लेडी रही होंगी, अच्छी सुंदर। इसके लिए द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो थॉट था वो रिवोल्टिंग था। कैसा था? बड़ा संघर्षमय था, रिवोल्टिंग था। यानी इस बात को कहना चाहिए था कि हम मतलब घृणा से भरा भी कह सकते हैं रिवोल्टिंग, मतलब पचा नहीं पाना, इन सब बातों के मीनिंग लगता है। शी ऑफन, हम पचा नहीं पाते थे, मतलब उसको कहना बड़ा अतिशयोक्ति थी कि इसे पचा पाना बड़ा मुश्किल था। अब होता क्या, शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें क्या करते थे, गेम्स खिलाया करते थे। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, और वो हमें खेलों के बारे में बताया करते थी जिन्हें वे अपने बचपन में खेला करती थी। मतलब यह है एज द प्ले चाइल्ड, मतलब एज द प्ले, मतलब जब वो बचपन में खेला करती थी ऐसे बताती थी। एज अ चाइल्ड, बचपन में जो खेलती थी वो भी हमें बताया करती थी। ये सब उनके लिए बहुत बेतुका और अशोभनीय, मतलब कहना चाहिए था अशोभनीय, मतलब जान पड़ता था। और हम भी इसे चाहते, जैसे कि वो हमें बताया करती थी, पैगाम्बरों के किस्से कहानियों को भी समझाती थी। मतलब ये है, शी टोल्ड ऑफन अस फॉर अस एंड गेम्स यूज टू एज अ चाइल्ड सी दैट सीम्ड, प्रतीत होती थी क्वाइट एब्सुर्ड, बड़ा भद्देपन से, अनडिग्निफाइड होता है जो डिग्निफाइड ना हो। मतलब अब ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, डिग्निफाइड। अब उन्हें कहना चाहिए था डिग्निफाइड, मतलब बहुत ही असम्मानित, असम्मानित तरीके से। डिग्निफाइड का मतलब होता है असम्मानित। देखिए वर्ड है इसमें डिग्निफाइड, ये लर्नर्स, ये जो वर्ड है अनडिग्निफाइड होता है, मतलब कहना चाहिए असम्मानित, मतलब कहना चाहिए था अपियरिंग फूलिशली, मतलब बड़ा मूर्ख दिखाई देना, या असम्मानित होना। इसको हम असम्मानित भी कह सकते हैं, असम्मानित, ठीक है, इसको हम असम्मानित भी कह सकते हैं, अनडिग्निफाइड, ठीक। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड, व्यवहार करते थे हम, इट लाइक द फेबल होता है चिड़ियों की, पशु पक्षियों की कहानी, एंड द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, और हमें वो यूज टू, प्रोफेट्स होता है पैगंबर, यानी पैगंबरों की कहानी, प्रोफेट्स मतलब होता है पैगंबर, ये लिखा है प्रोफेट्स, इसका मतलब होता है पैगंबर, यानी उसकी शी यूज टू टेल मी, वो हमें बताया करती। फेबल्स होता है कहानियाँ, मतलब कहानियों को बताया करती थी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये पहला स्टेंजा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ लर्नर्स। पहला है शी हैड ऑलवेज, सेकंड है हमारा, इसका स्टेंजा है शी हैड ऑलवेज। अब शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड द स्लाइटली बेंट, मतलब ये है शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, मतलब वे हमेशा ही एक छोटे कद की और मोटी और झुकी हुई सी थी, मतलब झुका होना, बेंट मतलब झुका होना होता है। ऑलवेज बीन शॉर्ट एक प्रकार के नाटे कद की, कहना चाहिए था नाटे कद की थी, शॉर्ट थी, स्लाइटली झुकी हुई थी, बेंट मतलब झुकी हुई थी, स्लाइटली हल्के कद की थी, यानी वो जो थी वो छोटे कद की थी, मोटी सी झुकी हुई थी। और हर फेस वॉज द क्रैश क्रॉस का मतलब होता है जैसे आड़ा तिरछा, क्रैश क्रॉस था आड़ा तिरछा, और उनका चेहरे पर हर जगह क्या था, आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थी, यानी रिंकल्स थी, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ कहलाता है, क्रैश क्रॉस होता है आड़ी तिरछी, मतलब उनके चेहरे पर क्या थी, आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और मतलब वो चारों तरफ, मतलब उनके चेहरे पर थी, मतलब एवरीवेयर चारों तरफ। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित रूप से, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, मतलब यानी नहीं, हमें पूरा विश्वास था कि वे हमेशा से जैसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। मतलब है इसका कहने का मतलब, शी ऑलवेज वी हैड नोन हर, यानी हम उन्हें जैसे जानते थे वैसे ही थी, वास्तविकता है ये, जैसा हम जानते थे वैसे ही थी। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी could not have grown older and had stayed at the same age for the 20 years,
मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि जबकि वो हम उसे नहीं जानते थे और वो 20 साल से उनकी उम्र जस की तस बनी हुई थी, मतलब यानी 20 साल से टेरिबल, हम बड़ा बड़ा उनको टेरिबली बड़ा भयंकर तरीके से, मतलब उनका जो देखने का तरीका था वो हमारा उनके प्रति अलग था, लेकिन वो क्या था, शी हैड स्टेड, मतलब उनकी उम्र जो तो थमी हुई थी, सेम एज द 20 ईयर्स, ऐसा लग रहा था कि 20 साल से इनकी सेम जो उम्र है वो सेम है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, यानी वे कभी आकर्षक नहीं हो सकती थी, लेकिन अब उनका शी कुड हैव नेवर प्रेटी, वो कभी आकर्षक नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो कैसी थी, सुंदर थी, लेकिन वे हमेशा खूबसूरत थी। नेक्स्ट है शी हॉबल्ड, शी हॉबल्ड, अब यहाँ पर हॉबल्ड का मतलब होता है, मतलब बेढंगी चाल होता है, हॉबल्ड मतलब वॉक्ड अवॉकवर्डली, मतलब बेढंग चलने से, मैं कहता हूँ तो कैसे हड़बड़ाते हुए चल रहा है, ये भी हॉबल्ड कहलाता है। मैं इसको मीनिंग क्लियर करना चाहूँगा हॉबल्ड का। हॉबल्ड का मतलब होता है मतलब बेढंगी चलना, बेचाल चलना, मतलब अच्छे से ना चलना, ये सब हॉबल्ड ही कहलाता है हमारा लर्नर्स। हाँ, हॉबल्ड अबाउट मतलब लंगड़ाते हुए चलना, बड़ा भद्दे ढंग से चलना, यही मतलब है इसका। हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द spotless white with one hand resting on her waist to balance her stop other telling the beads of her rosary। मतलब ये है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया रोजरी, बीड्स है, एक छोटा सा, बीड्स का मतलब होता है छोटा सा, इसमें देखिए बीड्स, ये बीड्स का मतलब होता है आई स्मॉल, स्मॉल, ठीक, स्मॉल मतलब होता है बीड्स का। दूसरा आया वर्ड हमारा ये स्कैटर्ड होता है फैलना, है ना। तो अब इसका मीनिंग, अब एक वर्ड और आया है रोजरी। तो यहाँ पर रोजरी का मतलब जो होता है वो जैसे जो होती है जपमाला, मतलब चैंटिंग, मतलब गार्लैंड्स होती है, यानी जपमाला, रोजरी यानी हम इसको कहते हैं जपमाला, जपमाला, ठीक, ये हमारी रोजरी कहलाती है, ठीक है। अब मतलब ये है कि यानी वे पूरे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनने लंगड़ाते हुए चलती थी, मतलब ये बड़ा रोजरी, स्टॉप एंड रोजरी। अब कह रहा है कि वेस्ट बैलेंस, बड़ा लंगड़ाते हुए चलती थी, यानी पूरे घर में, यानी शी होप्ड, लंगड़ाते हुए चलती, अबाउट द हाउस, पूरे घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, और सफ़ेद धब्बे कपड़े पहनती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग, और एक हाथ से आराम करती थी, और वेस्ट कमर पर बैलेंस, एक हाथ कमर पर रखती थी, अपने बैलेंस को संभालते हुए चलती थी, मतलब लंगड़ा चलते हुए उनका एक हाथ अपने झुकाव को संभालने के लिए कमर पर रखती थी, दूसरा भी अपनी जपमाला के मानकों को गिनती रहती थी, मतलब अपनी माला को गिनती रहती थी। उन्होंने कहा जो रोजरी अपनी माला को गिनती रहती थी, मतलब एक हाथ उन्हें कमर पर रख लिया और एक हाथ में उनकी माला है, मतलब अपनी बैलेंस को संभालते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, मतलब उनके जो सफ़ेद बाल थे, मैं कहना चाहिए था वो स्कैटर्ड, लटे जो थे वो स्कैटर्ड, बिखरी हुई थी, अनटाइडली बिना हुई बंधी हुई, ओवर ओवर पेल, पीले चेहरा था उनका, एंड पकर्ड फेस, मतलब पीला चेहरा झुर्रीदार, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनडॉटेबल प्रेयर, मतलब ये है, कहना चाहिए था कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बेतरतीब ढंग से फैले रहते थे, उनके होंठ प्रार्थना जो सुनाई नहीं पड़ रही थी, यानी करते हुए लगातार हिलते रहते थे। वे इस तरह से थी जैसे कि सर्दियों में पहाड़ों का नज़ारा आपने देखने को मिलता है, यानी शुद्ध धवल निस्तंभ का विस्तार, शांति और संतोष से भरा पड़ा था, मतलब कहना चाहिए बड़ा शांति थी, कंटेनमेंट था वहाँ पर। कहना चाहिए शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप एज द लैंडस्केप माउंटेन, जैसे हमारे झरने आ रहे हों, एक्सपेंस बिखरे हुए हों, ऑफ द प्योर यानी वाइट सेंसरिटी यानी ब्रीथिंग प्लेस, और बड़ा श्वास भी मिल रही हो, हमें नज़ारा हो, बड़ा सुंदर नज़ारा हो। हमारी सर्दियों से पहाड़ों का जो नज़ारा था बहुत सुंदर था, संतोष भरा था, मतलब कंटेनमेंट होता है संतोष भरा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और हम फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट है हमारा माई ग्रैंड मदर एंड आई वर। अब यह है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स।
मतलब माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी जो दादी माँ थी वो हम लोग एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त थे, है ना ताई। तो जब हम एक दूसरे के, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मतलब वर का जो इसमें यूज़ हुआ है देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बताना चाहूँगा वर को जो यूज़ हुआ है वर असंभव कार्य के लिए यूज़ होता है, मतलब कल्पना के लिए, इमेजिनेशन के लिए। जैसे इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे पॉसिबल होते हैं, इमेजिनेशन होती है, ठीक है। तो जो मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे, ये ऐसा माना जाता था। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मतलब लगातार साथ में रहते थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने के लिए चले गए तो मुझे क्या था, उनके पास छोड़ गए थे, मेरे माता पिता पास छोड़ गए थे, और तब से हम लगातार साथ साथ थे, मतलब जब मेरी दादी के साथ ही हम रह रहे थे, माता पिता शहर रहने चले गए थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे मम्मी पापा छोड़ गए थे, विद हर, उनके साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव, जब से वो रह रहे थे, इन द सिटी, शहर में रहने के लिए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, टुगेदर, साथ साथ रह रहे थे, और हम लगातार साथ साथ रह रहे थे। शी यूज टू wake me up in the morning and get me ready for the school, मतलब ये वो सुबह होने पर मुझे जगाती थी, स्कूल जाने के लिए तैयार भी करती थी। मतलब ये है कि शी यूज़ टू वेक अप, मुझे जगाती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह को, एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल, और स्कूल जाने के लिए वे तैयार भी करती थी। ठीक समझ में आया होगा इतना। शी सेड, उन्होंने कहा, हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। मतलब ये है कि जब वो मुझे ये सब करते थे, मुझे तैयार करती थी, मुझे वो नहलाती थी और कपड़े पहनाते हुए अपनी सुबह की प्रार्थना निरस्ता के साथ में ले बोलती थी, और इसे इस आशा में कि मैं उन्हें सुनूंगी और अच्छी तरह याद कर लूँगा, है नहीं। और दूसरी बात, मैं उन्हें प्रार्थना को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से बहुत प्यार था, लेकिन उन्हें जो अब कहना कि याद करने का जो कष्ट मैंने कभी नहीं उठाया कि वो मुझे चीज़ बता रही हैं तो मैं उनका कष्ट उठाऊं। तो शी सेड मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनियस, में लगातार जानबूझकर, मोनोटोनस होता है बड़ा नीरसता से टाइड, मोनोटोनस देखिए बड़ा है इसमें, मोनोटोनस का मतलब होता है डल, DULL, डल मतलब नीरसता से, ठीक है। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग गाने नीरसता से, वाइल शी बात, जब नहलाती थी मुझे, एंड ड्रेस करती थी मतलब कपड़े चेंज करती थी, मी मेरे, इन होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा उनकी बात को, एंड गेट टू नो बाय द हार्ट, और दिल से सुनूंगा मैं उनकी बात को, इसलिए इस उम्मीद में वो मुझे सुनाया करती थी। अब होता क्या है, यानी फिर भी वे मेरी जो लकड़ी की स्लेट ले आती थी। अब होता क्या है कि देन शी वुड फैच मतलब ब्रिंग, ये फैच का मतलब होता है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मतलब लाना, फैच मतलब लाती थी। माई वुड इन स्लेट, बड़ी लकड़ी की स्लेट, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, साफ़ सुथरी होती थी, प्लास्टर्ड विद येलो चॉक एंड टिनी अर्थन इंक पॉट, यानी मिट्टी का जो पॉट बनाया जाता है, इंक पॉट में जो मतलब कहना चाहिए था खड़िया वगैरह, चौक घोली जाती थी वो, एंड रेड पेन था, एंड टाई दैम विद ऑल द बंडल एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में था। आफ्टर द ब्रेकफास्ट ऑफ द स्टिक, यानी थिक स्टेल चपाती विद द लिटिल बटर एंड sugar spread on it, and we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs। मतलब ये फिर भी मेरी लकड़ी की स्लेट ले आती थी, जिससे पहले ही धोकर और पीली खड़िया से पोंछ चुकी होती थी। मतलब ये है कि उसको जो स्लेट लाती थी मेरी, और जो मतलब वॉश्ड साफ़ कर लेती थी चौक से, टिनी अर्थिन इंक पॉट रेड पेन, और मतलब उस पर जो पिंक होता था, पिंक कलर का रेड कलर का जो पोत देती थी। अब जब ये काम इतना कर चुकी होती थी, जब मतलब उसको खड़िया से पोत देती थी मेरी जो लकड़ी की स्लेट थी,
एक छोटी सी मिट्टी की बनी स्याही की दबात होती थी, एक लाल कलम, और सबका पुलिंदा बांधकर मुझे थमा देती थी। अब वो क्या करती थी, यानी चौक ये सब बंडल बनाकर हैंड इट टू मी, अब वो मेरे हाथ में दे देती थी, यानी टाई विद दैम, सब चीज़ बांधी और मुझे पुलिंदा बनाया दे दिया। आफ्टर द ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। अब क्या होता था, सबका पुलिंदा, लेकिन थोड़े से, अब होता क्या, पुलिंदा बांध कर थमा दिया, थोड़े से मक्खन, अब होता है थोड़ा सा मक्खन, चीनी, मतलब चीनी से चुपड़ी मोटी बासी, स्टील को कहता है बासी की, बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे, और वे गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां अपने साथ लाया करते। होता तो क्या था कि आफ्टर द ब्रेकफास्ट ऑफ द थिक, मतलब उस नाश्ते के बाद, बासी रोटी के नाश्ते के बाद, चपाती के बाद विद द लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर लगा देती थी, एंड शुगर स्प्रेड, और थोड़ी सी चीनी लगा देती थी, एंड वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, वो बासी रोटी लाती थी, फॉर हर डॉग्स, विलेज डॉग्स, गाँव के कुत्तों के लिए, और वो गाँव के कुत्तों के लिए बासी रोटी लाया करती थी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से सभी हमारे लर्नर्स को। तो आज के लिए हम अपनी इस चैप्टर का इस वीडियो में ही तक अंत करते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।